हेलो गाइस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम इस टॉपिक को 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहला वाला पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी हमें देखने को मिलेगी। हमें देखने को मिलेगा कि वास्तव में द बेस क्या है इकोनॉमिक्स का। कोई आपसे पूछता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, रियलिटी क्या कहते हैं, आपसे उस शब्द का मतलब, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में कौन पूछता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र शब्द की, इकोनॉमिक्स शब्द। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें पहला है ऑलक्यू और दूसरा है नॉमोस। ऑलक्यू और नॉमोस ये 2 ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिनसे मिलकर अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिनका अर्थ है अर्थशास्त्र का, जिसका अर्थ है ऑलक्यू और नॉमोस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का प्रबंधन। यानी कि ये जो अर्थशास्त्र शब्द है, इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, ऑलक्यू तथा नॉमोस, जिसका मतलब होता है परिवार का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ फैमिली। यानी कि ये शब्द हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक परिवार का मुखिया, जैसे कि सामान्यतः नॉर्मली हमारे घर में परिवार का मुखिया हमारे पिताजी, हमारे फादर होते हैं, तो वे व्यक्ति किस तरीके से हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं अपनी सीमित आय में से। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये या 50,000 रुपये कमाता है, उसमें से वह हमारी आवश्यकता, हमारी अर्थात हमारे पूरे परिवार की, एक पूरे परिवार की आवश्यकता को वो किस तरीके से पूरा करता है, जैसे कि बच्चों के स्कूल की फीस देना, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, घर के राशन की व्यवस्था करना और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करने का दायित्व उस व्यक्ति के ऊपर होता है, और इसके बाद वो स्वयं की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है। ये सब वो किस तरीके से करता है, क्या उसकी प्रायोरिटीज रहती हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, इन सब का अध्ययन एक शॉर्ट वे में ये हमें अर्थशास्त्र शब्द बताता है। यानी कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा के 2 शब्द ऑलक्यू और नॉमोस से, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, परिवार का प्रबंधन। दूसरी बात हम आगे चलते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र को उत्पन्न किसने किया, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए हम कहेंगे कि प्रोफेसर एडम स्मिथ, यानी कि प्रोफेसर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1776 में 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी into the nature and causes of वेल्थ ऑफ नेशन। राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज।
राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। जिस कारण इस पुस्तक में इन्होंने पहले के जो अर्थशास्त्री थे, शुरुआत अर्थशास्त्र की होती है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा होती है। कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से जोड़ रखा था। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में कुछ भेद नहीं था, ऐसी बहुत सारी कमियां थी। इन्हीं सारी कमियों को दूर करते हुए एडम स्मिथ ने 1776 में अपने आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पहले का समय राजा महाराजाओं का समय था, आज हम लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, पूंजीपति, समाजवादी, ये सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को हमें मिलती है। आज पहले के और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। जो प्रणालियां पहले चलती थी उनमें अब विकास हो चुका है, परिवर्तित हो चुकी है वो। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ना, सामान्य व्यक्ति समझ सके, उसके लिए प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज, जो कि लिखी गई थी सन 1776 में। अर्थात क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ को क्यों जाना जाता है, या फिर अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो इसमें ये होगा, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके कारण इन्हें यानी कि प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। अभी तक हमने दो बातें जानी है। पहली बात, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिसका नाम है ऑनक्यू और नॉमस, और जिनको कहा गया है वहाँ की भाषा में परिवार का प्रबंध, अर्थात मैनेजमेंट ऑफ फैमिली। दूसरी तरफ हमारे सामने दूसरी बात आई कि आधुनिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के जनक कौन है। प्रोफेसर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है, क्योंकि 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज, जिसके कारण इन्हें इसका यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी है, रॉबिन्सन ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। इसी तरीके से अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। वाइल अभी हम देखते हैं एक सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, जिसमें हम सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, सभी चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं। तो एक सर्वमान्य परिभाषा जिसे मैं और काफ़ी सारे अर्थशास्त्री सही मानते हैं, वो देखिएगा। Economics is a science in which we study how a social, real and normal human being satisfied his wants in his limited resources. यानी कि हिंदी में बात करें, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंदर सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य किस तरीके से सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है। फिर से डेफिनेशन बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस इन विच वी स्टडी हाउ ए सोशल, रियल एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग satisfied his wants in his limited resources.
हिंदी में बात करें तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक सामाजिक वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य अपने सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि उसको परिपूर्ण करता है। इन सब चीजों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इनमें मैंने ये शब्द जो लिखे हैं इन शब्दों को थोड़ा सा समझना आवश्यक है। पहले हमने लिखा है सोशल यानी कि सामाजिक। इस अर्थशास्त्र में केवल ऐसे मनुष्य का ही अध्ययन होगा जो सामाजिक है, जो समाज से जिसका लेना देना है, सामाजिक एक्टिविटीज वो करता है, सोशल एक्टिविटीज वो करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में केवल सोशल ह्यूमन बीइंग सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन होता है, समाज में रहने वाले व्यक्ति का ही अध्ययन होता है। मैं आप सभी समाज में रहने वाली प्रत्येक घटना से कहीं ना कहीं हम संबंधित होते हैं। जिस प्रकार वर्तमान में कोरोना फैला हुआ है उससे हम कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं। बाहर यदि आग लगती है या किसी की शादी होती है या घर में कोई घटनाक्रम होता है, कोई भी कार्य हो, ये समाज का हिस्सा है और हम सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। चाहे वो फर्क यानी कि इफेक्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि हम एक सामाजिक मनुष्य हैं, तो हमारा सबसे पहली बात हमारा इसके अंदर अध्ययन होता है रियल, यानी कि हम इसमें केवल रियल ह्यूमन बीइंग वास्तविक मनुष्य का ही अध्ययन करेंगे। जो वास्तव में मनुष्य है, रियल में ही इज ए ह्यूमन बीइंग, उसी का ही इसके अंदर अध्ययन होता है। जो मनुष्य नहीं है, जो रियल नहीं है, उसका इसके अंदर अध्ययन होने की कोई संभावना रहती ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं रियल ह्यूमन बीइंग, जो वास्तव में है, माना हुआ इसमें कुछ भी नहीं चलता। नेक्स्ट होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी कि सामान्य व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, ऐसे मनुष्य का इसके अंदर अध्ययन होता है। तो ऐसे मनुष्य जिसमें ये तीनों विशेषताएं हो, हम बात करते हैं सोशल। साधु सन्यासी हुए, वे सामाजिक मनुष्य नहीं होते। बिजनेस में हमें देखने को मिलता है बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसायिक अध्ययन का जब हम देखते हैं उसमें एक वर्ड आता है कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अर्थात इसमें कृत्रिम व्यक्ति का उदाहरण बताया है। किसी को यदि हम मान लेते हैं कि वह एक मनुष्य है तो माना हुआ इसमें कुछ नहीं, और सामान्य जो अपना अच्छा बुरा सही गलत सोच समझ सकता हो, ऐसे मनुष्य का ही अध्ययन होगा। अगली बात होती है, नीचे से चलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन को हम कुछ संदर्भों में एक बार धन से जोड़ते हैं, यानी कि मनी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है आज हमारे सामने। अर्थशास्त्र में संसाधन सभी चीजों को कहा गया, वन संपदा, जल, क्लासरूम, रूम, या फिर हमारे कपड़े, हमारा धन, ये सभी संसाधन हैं। और ये सभी संसाधन सीमित भी हैं, लिमिटेड। ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन हो सकता है जो सीमित है। धन, हम धन की बात करते हैं, कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है। 10 लाख और 10,000 दोनों की ही एक सीमा होती है, दोनों एक लिमिट में है, तो इसकी लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेड ही होगा। तो धन सीमित संसाधन की श्रेणी में आता है, जिसे प्रत्येक मनुष्य सोच समझकर खर्च करता है। उसको अपनी आवश्यकताएं देखनी होती है कि वह उस धन को, उस पैसे को कहाँ खर्च करे, कैसे खर्च करे, इसके बारे में उसे ध्यान रखना होता है। पैसा उसे सोच समझकर खर्च करता है। नेक्स्ट होता है आवश्यकता। आवश्यकता की परिभाषा यदि हम लें तो आवश्यकता का मतलब है प्रभावपूर्ण, यानी कि इफेक्टिव विश। प्रभावपूर्ण इच्छा यानी कि इफेक्टिव विश। कोई भी इच्छा,
कोई भी हमारी विश वो यदि इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब है हमारे को प्रभावित कर रही है, हमें इफेक्ट डाल रही है हमारे ऊपर, हमें मजबूर कर रही है कि हम उसे पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मली सभी आप बच्चे को उसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमेशा हमारे मन में एक बात आती है, हम समोसे खाएं, कचौड़ी खाएं या फिर कुछ और चीज़ खाएं। गर्ल्स के लिए रहता है कि हम लोग नए नए कपड़े पहने, घूमने के लिए जाएं। ये सब इच्छाएं होती हैं, सपने, केवल एक इच्छा होती है। परंतु ये इच्छा आवश्यकता में कब कन्वर्ट होती है? जब हम वो इच्छा हमारे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सुबह से कुछ ना कुछ खाने का मन होता रहता है, हम मार्केट में घूमने के लिए निकले और हमने जो भी चीज़ देखा, ये भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, ये भी, परंतु वो हमारे को प्रभावपूर्ण इच्छा में कब कन्वर्ट हुई, इफेक्टिव विश में वो कब जाकर कन्वर्ट हुई? जब हमने इस बात को देखा कि दोपहर के 12 बजे या फिर शाम को 8-9 बजे तब हमें भूख लगने लगती है। भूख लगने लगती है तो हमारी वो इच्छा न रहकर अब आवश्यकता में कन्वर्ट होने लग जाती है। आवश्यकता के लिए 3 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आवश्यकता के 3 निर्धारक तत्व होते हैं। वे निर्धारक तत्व ये रहे आपके सामने। आवश्यकता पहली तो है प्रभावपूर्ण इच्छा, यानी कि इफेक्टिव विश। नेक्स्ट होता है पर्याप्त संसाधन, यानी कि सफिशिएंट रिसोर्सेज। और तीसरा है साधनों को त्यागने की तत्परता, यानी कि विलिंगनेस ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 यदि कारक उपस्थित हैं तो ही कोई इच्छा, कोई चीज हमारी आवश्यकता में कन्वर्ट होगी, अन्यथा नहीं। कोई भी चीज की हमारे मन में प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए, हमारे मन में ये होना चाहिए कि वो इच्छा हमें अत्यंत प्रभावित कर रही हो। दूसरी, हमारे पास उसको, उस आवश्यकता को, उस इच्छा को जो हम आवश्यकता में कन्वर्ट होने वाली है, उसको पूरा करने लायक हमारे पास पर्याप्त संसाधन, यानी कि सफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकें, ले सके, खरीद सके, उपयोग कर सके। और तीसरा, जो कि दिखता नहीं है परंतु होता जरूर है, तीसरा फैक्टर है साधनों को त्यागने की तत्परता, विलिंगनेस ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हमारे मन में ये इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हम उन संसाधनों को त्यागे भी, खर्च भी करें। यदि हम संसाधनों को त्यागेंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे, एक्सपेंस नहीं करेंगे, तो इन दैट केस ना तो साधन होने का कोई औचित्य रह जाता है, ना ही प्रभावपूर्ण इच्छा रहने की कोई औचित्य रह जाता है। इन दोनों का कोई सेंस ही नहीं रहता जब तक हम हमारी जेब से, हम हमारी पॉकेट से, हम हमारे पर्स से उस पैसे को, उस धन को खर्च नहीं कर देते। अगर खर्च नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हमारे डेफिनेशन पर हम फिर से जाते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चल रही थी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस इन विच वी स्टडी हाउ ए सोशल, रियल एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग satisfied his wants in his limited resources। यानी कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सामाजिक वास्तव में सामान्य मनुष्य किस तरीके से अपनी सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि करता है, इसी बात का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला शब्द आता है संतुष्टि या पूर्ति।
तो संतुष्टि या पूर्ति के लिए कहा गया है कि संतुष्टि या पूर्ति होती है, इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। यूटिलिटी या उपयोगिता के लिए हमारी बुक में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, जिसको हम कुछ दिनों में इंट्रोड्यूस होंगे और पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमने केवल, यदि आपको ध्यान रखना है तो 3 बातें जाननी है, बाकी सब नॉलेज के लिए है। मुख्य रूप से 3 बातें थी। पहली बात कि अर्थशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, ऑल्क्यू और नोमोस, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, परिवार का प्रबंध। दूसरी बात हमने जानी कि अर्थशास्त्र के जनक हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, क्योंकि इन्होंने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज। उस पुस्तक को लिखने के कारण, उस बुक को लिखने की वजह से, उस बुक के अंदर इन्होंने पुराने जो अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न एप्टीट्यूड में, मॉडर्न वे में हमारे सामने रखा था और हम उसको जान पाए थे। तीसरी बात हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ ए सोशल, रियल एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सैटिस्फाइड हिज वांट्स इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंदर हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से एक सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य अपने सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि करता है। ये 3 बातें अभी तक हमने जानी है। इन 3 बातों के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है, वह कितने भागों में बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं इसके बारे में। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बटी हुई है। जिसका नाम है माइक्रो, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटी हुई है। अब बात करते हैं कि बांटा किसने, Who was the surgeon? बांटने वाले अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर वैगनर फ्रिश। प्रोफेसर वैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। और कब बांटा? 1936 में, 1936 में 1936 में प्रोफेसर वैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटने वाले अर्थशास्त्री थे वैगनर फ्रिश 1936। छोटा सा माइक्रो और मैक्रो के बारे में जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम डिटेल में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है, मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, कि एकल इकाई द्वारा, सिंगल यूनिट, जब हम कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी घटनाक्रम को, कोई भी काम को, कोई भी चीज को जब हम अध्ययन करने लगे कि एक इकाई इसमें कैसे रिएक्ट करती। फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है, किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, तो एक नॉर्मली कंज्यूमर क्या करता है, यानी महंगी हो जाती है, तो नॉर्मली कंज्यूमर क्या करता है, उसकी डिमांड को घटा देता है। अगर डिमांड प्राइस बढ़ती है तो महंगा हो जाएगा, कम खरीदने लगेगा, सामान्य सी बात है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समष्टि में ये नियम पूर्ण रूपेण काम नहीं करता। मैक्रो में ये जो लॉ है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट गई, ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता, क्योंकि व्यष्टि में तो एक इकाई के आधार पर अध्ययन हो गया है कि एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक महिला, कोई भी जो है वो किस तरीके से व्यवहार करेगी, तो उसके अनुसार नियम बनाया। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट, समग्र रूप से सभी को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं, सभी को एक लेकर अध्ययन करते हैं, सबको एक यूनिट मान लिया जाता है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सब अलग अलग यूनिट है और सबका इंडिविजुअल हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक घटनाक्रम का अध्ययन फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल यूनिट, यानी कि एक इकाई के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, यानी इसमें आता है इंडिविजुअल यूनिट वाला तत्व, यानी कि एकल इकाई, व्यक्तिगत इकाई। जबकि मैक्रो या समष्टि के अंदर होता है समग्र, यानी कि एग्रीगेट वाला, एग्रीगेट फैक्टर होता है इसके अंदर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। अब लास्ट पार्ट चलते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र का परिचय के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, कि माइक्रो और मैक्रोस ये जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति किससे हुई है। अब देखते हैं व्यष्टि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा। ये भी कॉमन है कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई है, ऑल्की और नॉमस से, और इन शब्दों की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज से ही हुई है। माइक्रो MIKROS और मैक्रोस MAKROS से, इन दोनों शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास की मैक्रो। मैक्रो के जो जनक हैं उनके बारे में देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो इसके लिए कहा गया है प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। कारण क्योंकि उन्होंने 1933 में, इफ आई एम राइट, कि 1936 में इन्होंने, बिल्कुल आई एम सॉरी गाइस, रैगनर फ्रिश ने माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड किया था 1933 में, 1933 में, वाइल जॉन मेनार्ड केन्स ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी 1936 में। There was little bit confusion. प्रोफेसर रैगनर फ्रिश जिन्होंने इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उन्होंने डिवाइड किया, बांटा 1933 में, जबकि जॉन मेनार्ड केन्स ने एक पुस्तक लिखी थी 1936 में। उस पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बुक लिखी गई 1936 में,
और क्योंकि ये फादर भी है, कौन, जॉन मैनार्ड केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी है। परंतु रेगनर फ्रिश ने पहले ही बोल दिया 1933 में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की भी कोई बला होगी। ये थोड़ा सा विरोधाभास है, जिसके लिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि रेगनर फ्रिश ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, उन्होंने पहले ही ये मान लिया था कि वो दो तरह के बुक्स लोगों के सामने रखेंगे, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि। और इसका समर्थन भी सभी विद्वानों ने, सभी इकोनॉमिस्ट ने कर भी दिया था। बाद में 1936 में जॉन मैनार्ड केन्स की जो बुक आई, उस बुक की में वही सारे कंटेंट्स थे, वही सारी चीजें, वही सारी बातें थी जो समष्टि अर्थशास्त्र में होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जॉन मैनार्ड केन्स ने, रेगनर फ्रिश ने इन्हें डिक्लेयर किया, और बाकी सब विद्वानों के समर्थन के द्वारा भी इन्हें डिक्लेयर किया कि जॉन मैनार्ड केन्स ही समष्टि अर्थशास्त्र के जनक होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, तो जॉन मैनार्ड केन्स के बारे में अब हम कल बात करेंगे। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या स्टडी करी। कुछ पॉइंट्स में हमने 5-7 पॉइंट से ज्यादा स्टडी नहीं करी है। तो सबसे पहला कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ऑल्क्यू और नोमोस से मिलकर हुई है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का प्रबंधन। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के जनक कौन है। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर जॉन मैनार्ड केन्स। प्रोफेसर जॉन मैनार्ड केन्स नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने सन 1776 में पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज। दूसरी बात। अब बात तीसरी बात यह अर्थशास्त्र की परिभाषा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस in which we study how a social, real and normal human being satisfied his wants in his limited resources। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक सामाजिक वास्तविक सामान्य मनुष्य अपनी आवश्यकता की सीमित संसाधनों में पूर्ति या संतुष्टि करता है। चौथी बात हमने जानी कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पांचवी बात है, बांटने वाले जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्रों में बांटा है। नेक्स्ट हमारे सामने है कि व्यष्टि और समष्टि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। ओरिजिन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज से ही हुई है, और वो दोनों वर्ड है माइक्रोस एंड मैक्रोस, MIKROS, MAKROS। एंड लास्ट एंड फाइनल जो बात है जब हमने जानी वो है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर जॉन मैनार्ड केन्स। प्रोफेसर जॉन मैनार्ड केन्स known as the father of macroeconomics because of his written book The General Theory of Employment, Trust and Money in 1936। 1936 में इनके द्वारा लिखी पुस्तक The General Theory of Employment, Trust and Money, जिसका हिंदी अनुवाद है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। लेकिन बच्चों आप इसे इंग्लिश में याद करेंगे, वो है जॉन मैनार्ड केन्स। इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जनक ये ही होंगे। ठीक है, इन 4-5 बातों को आज हमने जाना है। कल हम आगे की स्टडी करेंगे और कल हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको देखेंगे। थैंक यू।